हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का क्लास देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल तक इल्तुतमिश के बारे में पूरा कंप्लीट देख लिया था। आज हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को नई पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे के पूरे शासक को पहली बार हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम लोग उसके शासन, प्रशासन और स्थापत्य कला के बारे में लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे से। तो उनके बारे में देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में तो आपके किसके पुत्र थे? तो इल्तुतमिश के छोटे पुत्र थे, क्योंकि उनका जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था क्या? नसरुद्दीन महमूद, जिनकी मृत्यु इल्तुतमिश के पहले ही हो गई थी। और इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा उन्हीं की याद में बनवाया था, नसरुद्दीन महमूद की याद में, अपने बड़े पुत्र की याद में बनवाया था। याद रखिएगा ये बात। तो उसका छोटा पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि किसका पुत्र था? तो इल्तुतमिश, और उसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह की माता का नाम था शाह तुर्कान। माता का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो शाह तुर्कान नाम था, शाह तुर्कान उसकी माता थी। और उसकी माता ने ही किसके साथ? तो प्रांतीय सूबेदारों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर उसको गद्दी पर बैठाने की कोशिश की और गद्दी पर बैठाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, पहली महिला कौन थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? तो शासन को नियंत्रित करने का जो प्रयास किया उसकी माता ने ही किया था, जिसका नाम था शाह तुर्कान। तो उसकी माता और प्रांतीय सूबेदारों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। तो गद्दी पर कौन बैठ गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। किसके बाद? इल्तुतमिश के बाद, मात्र 8 महीने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ प्रांतीय सूबेदारों में अनबन होने के कारण विद्रोह हो गया। तो कुछ प्रांतीय सूबेदारों के साथ साथ गयासुद्दीन महमूद शाह ने अवध पर, तो अवध में विद्रोह किया गयासुद्दीन महमूद शाह ने। लाहौर में आपके अलाउद्दीन जानी ने, और मुल्तान में आपके इक़्तिदार मलिक सैफुद्दीन कूची ने। तो मलिक सैफुद्दीन कूची ने अलग अलग जगहों पर क्या हुआ? सम्मिलित होकर विद्रोह किया। किसके विरुद्ध? फिरोज शाह के विरुद्ध, नसरुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध। और उसी विद्रोह को दबाने के लिए नसरुद्दीन फिरोज शाह कुहराम जाता है। कहाँ पर? कुहराम। तो याद रखिएगा, कुहराम जाता है इन विद्रोहों को दबाने के लिए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जब वो दिल्ली से जाता है कुहराम की तरफ, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए रजिया सुल्तान ने क्या करता है? तो रजिया सुल्तान ने गद्दी हथिया लेती है और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में क्या क्या हुआ। तो रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाने का जो पूरा पूरा श्रेय जाता है वो दिल्ली के नागरिकों को जाता है, तो दिल्ली की जनता को जाता है, ना कि प्रांतीय सूबेदार या तुर्कानी, चाहलगानी या तो तुर्की दासों को। तो इन सभी को नहीं जाता है। जो संपूर्ण दायित्व जाता है वो किसके पास जाता है? तो दिल्ली के नागरिकों के पास। तो इन्हीं के बारे में प्रोफेसर के.एम. निजामी ने कुछ शब्द लिखे हैं, तो उनके बारे में देखते हैं, फिर रजिया सुल्तान के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो उनके बारे में जो लिखा गया है वो पहला पॉइंट है क्या है कि दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार सुल्तान को बनाने में भाग लिया। तो पहली बार यदि सुल्तान को बनाने में दिल्ली के नागरिकों या दिल्ली के जनता ने भाग लिया, तो वो किसको बनाने के लिए? रजिया सुल्तान को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्विस्ट कर कर। साथ में सुल्तान रजिया ने यह कहकर वादा किया कि क्या कि वह यदि सफल नहीं हुई तो दिल्ली के नागरिक उसे हटाने का अधिकार रखते हैं। तो दिल्ली के नागरिक उसे हटा सकते हैं, ये भी वादा किया किसने? रजिया सुल्तान ने। साथ में मिनहाज ने और क्या लिखा? तो निजामी ने लिखा कि इल्तुतमिश भी यही चाहता था कि उसकी पुत्री जो है वो उत्तराधिकारी बने, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो पुत्र हैं वह भोग विलासता में ग्रस्त रहते हैं, उनके पास वो योग्यता नहीं है शासन करने की। साथ में अगला पॉइंट क्या हुआ कि उसके सिंहासन पर बैठने से धार्मिक वर्ग की राजनीति में असहायता प्रकट हुई, क्योंकि इस्लाम की परंपरा के अनुसार एक स्त्री का सिंहासन पर बैठना वर्जित था। तो ये पॉइंट मिनहाज निजामी ने लिखा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि रजिया सुल्तान की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हुई, उसका समापन रजिया सुल्तान ने कैसे किया, और क्या कारण है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान का जो असफलता का एकमात्र कारण था वो था उसका स्त्री होना। तो इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो रजिया सुल्तान की माता का क्या नाम था? तो तुर्कमान खातून। तुर्कमान खातून, यह कहा जाता है इनको कुतुब बेगम। तो रजिया सुल्तान की माता का नाम था तुर्कमान खातून या कुतुब बेगम, और पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं रजिया सुल्तान ने कैसे अपनी कठिनाइयों का सामना किया, एक एक करके देखते हैं।
तो प्रांतीय जो सूबेदार हुआ करते थे रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, प्रांतीय सूबेदार को सुल्तान चुनने का अधिकार देने को तैयार नहीं थी कि जो प्रांतीय सूबेदार हैं वो उसको सुल्तान चुने। तो उनको अधिकार को समाप्त करने के लिए रजिया सुल्तान ने कुछ कूटनीति और अपने कौशल का प्रयोग किया और इनका दमन किया। वो कैसे किया, तो इससे युद्ध करने के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा रजिया सुल्तान को, पहली बात। साथ में बदायूं के जो इक़्तिदार हुआ करते थे और मुल्तान के इक़्तिदार जो हुआ करते थे, उनको रजिया सुल्तान ने क्या किया, गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया। और ये सूचना जब अलग सरदारों या प्रांतीय इक़्तिदारों को पता चला तो उनका मनोबल क्या हुआ, डाउन हुआ। और उन्हीं का मनोबल डाउन होने से वो क्या हुए, पीछे हट गए और भाग खड़े हुए। और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए सरदारों का दमन किया किसने, रजिया सुल्तान ने। तो अपनी कूटनीति और कौशल और शक्ति के आधार पर उसने क्या किया, इन प्रांतीय इक़्तिदारों का क्या किया, दमन किया। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि उसके जो और एक शत्रु हुआ करते थे जिनका नाम था तुर्कानी गुलाम सरदार। तो तुर्कानी गुलाम सरदार भी उसके शत्रु हुआ करते थे। इन्होंने भी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाने में कोई योगदान नहीं दिया था, तो इनका भी दमन करना उसका कर्तव्य था। तो आगे देखते हैं। उसका प्रमुख लक्ष्य शासन में तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करके उन्हें सिंहासन के अधीन बनाना था। तो उन्हें अपने अधीन बनाना रजिया सुल्तान का प्रमुख उद्देश्य था या कह लीजिए लक्ष्य था। लेकिन क्या किया उसने, इसके लिए उसने क्या किया, विश्वास पात्र जितने सरदार थे, हालांकि उन्होंने अंत में उसको धोखा ही दिया और उसके पतन का मुख्य कारण बने ये दोनों, एतगीन और अल्तुनिया। तो चलेंगे इसको देखेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने विश्वास पात्र सरदारों को क्या किया, विभिन्न पदों पर नियुक्ति की। किसने, रजिया सुल्तान ने। तो एतगीन को अमीर ए जाहिब का पद दिया, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया। अल्तुनिया ने ही रजिया सुल्तान से शादी किया था, तो ये भी देखेंगे। याकूब को अमीर ए आखुर यानी कि अष्टशाला का प्रधान बनाया, अमीर ए आखुर का प्रधान बनाया। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि याकूब के साथ रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग था, क्योंकि याकूब जो था वो अष्टशाला का प्रधान था, तो घोड़े पर बैठाते समय उसको क्या करता था, मदद करता था, उसके हाथ पकड़कर उसको उठाकर बैठाता था। ये कहा गया कुछ इतिहासकारों के कारण, कुछ इतिहासकारों का कहना है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ऐसा है, ये गलत है। तो याद रखिएगा, प्रेम प्रसंग किसके साथ बताया गया है, तो याकूब के साथ। आगे देखते हैं बिहार के विद्रोह। तो बिहार में उसने कैसे समापन किया, कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान का साम्राज्य हुआ करता था वो देवल से लेकर बिहार तक हुआ करता था, लखनौती तक बिहार के उसका साम्राज्य हुआ करता था। किसका, रजिया सुल्तान का। इतना बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उसको स्त्री होने की वजह से उसका असफलता का जो कारण माना जाता है वो कदापि सत्य नहीं है। बिहार के विद्रोह सरदार, तो बिहार के विद्रोही सरदार जिनका नाम था तुगलक खां ने भी रजिया के अधीन क्या है, आधिपत्य को स्वीकार किया। तो आत्मसमर्पण कर दिया था तुगलक खां ने, जो कि बिहार पर क्या हुआ करता था, स्वतंत्र राज्य किया करता था, एक विद्रोही था। रजिया जो सुल्तान का जो आक्रमण हुआ, जो अभियान हुआ, वो हुआ रणथंभौर और ग्वालियर पे। लेकिन क्या हुआ, रजिया सुल्तान को सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ के जो राजपूत हुआ करते थे, जो राज्य किया करते थे, वो स्वतंत्रता के रूप में अपने आप को फिर से स्वतंत्र कर लिए और इतना मजबूत कर लिए कि रजिया सुल्तान क्या हुई, यहाँ पर सफल नहीं हुई। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है कि 1238 में, तो 1238 में ख्वारिज्म के सूबेदार जिनका नाम क्या है, मलिक हसन कारनूल। तो मलिक हसन कारगुल ने मंगोल के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी, क्योंकि मंगोल बहुत ही खतरनाक बर्बर जाति हुआ करते थे। ये इल्तुतमिश के समय भी आक्रमण किए थे। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए इनको राज्य पर आक्रमण करने से बचाया था, और वही रजिया ने भी किया। तो उनके बारे में देखते हैं क्या है। तो ख्वारिज्म के सूबेदार मलिक खान कारलुग ने मंगोल के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। तो हालांकि रजिया ने क्या किया, परंतु रजिया ने सेना मदद देने से मना कर दिया। रजिया ने उसे वरन की आय देने का वादा किया कि हम आपको वरन की आय देंगे, लेकिन सेना से मदद नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, रजिया ने अपने राज्य को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उसको मारने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए, किसने किसने षड्यंत्र रचा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो रजिया सुल्तान को पदच्युत करने के लिए, उसको गद्दी से हटाने के लिए, ताकि बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाए,
तो उसके लिए तुर्की जो गुलाम हुआ करते थे, जिसको रजिया सुल्तान ने दमन किया था। साथ में 40 सरदारों का गुट हुआ करता था, जिसको कहा जाता है तुर्कानी सालगानी, जिसका दमन किया था बलबन ने आपके, तो उसको भी देखेंगे। और एतगीन, तो एतगीन को जो कि शासक नियुक्त किया था, और अलपतगीन जो कि भटिंडा का सूबेदार हुआ करता था। इन सभी ने मिलकर रजिया के साथ क्या किया, रजिया को मारने के लिए या रजिया को पदच्युत करने के लिए षड्यंत्र रचा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इनको मारने के लिए उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता, क्योंकि दिल्ली के जो नागरिक हुआ करते थे वो पूर्णतः वफादार हुआ करते थे रजिया सुल्तान के प्रति। तो रजिया सुल्तान के प्रति दिल्ली के जो नागरिक थे वो पूर्णतः वफादार थे। तो दिल्ली में रहकर कोई भी रजिया सुल्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, ये बात याद रखिएगा। आगे क्या हुआ, इसी समय 1240 में, याद रखिएगा, इसी समय 1240 में लाहौर के इक़्तिदार जिनका नाम था करीब खां ने विद्रोह कर दिया। तो करीब खां, जिसे हजार मर्दा कहा जाता है, याद रखिएगा नाम इसका क्या है, इसको हजार मर्दा कहा जाता है। तो याद रखिएगा गाइज, ये आपको जो नोट्स मिलते हैं वो करीबन 2 से 3 बुकों का मिक्सर रहता है, इसलिए आपको कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, 100% आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो इसको हजार मर्दा भी कहा जाता है करीब खां को, जो कि लाहौर का एक इक़्तिदार हुआ करता था। साथ में दूसरा विद्रोह इसके साथ क्या हुआ, भटिंडा का सूबेदार जो कि अल्तुनिया था, उसने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो षड्यंत्र ही रच रहा था किसके तहत, रजिया सुल्तान के तहत। तो विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, और यही वो सोच रहे थे कि कब रजिया दिल्ली से बाहर आए। तो 1240 ईस्वी में लाहौर के इक़्तिदार करीब खां ने विद्रोह किया, और उसको दबाने के लिए क्या किया, रजिया सुल्तान ने उस पर आक्रमण किया। तो अपनी सेना ले जाकर रजिया सुल्तान ने उस पर आक्रमण किया। हालांकि उसके आक्रमण की वजह से करीब खां आत्मसमर्पण करता है। तो करीब खां पे तो विजय प्राप्त कर लिया रजिया सुल्तान ने, करीब खां आत्मसमर्पण कर दिया, और उसी मार्ग में ही वापस आते ही समय उसी समय भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने उस पर विद्रोह कर दिया। किसने, अल्तुनिया ने, जो कि ये बात याद रखिएगा पद पर भी उसने बैठाया था, क्योंकि वो विश्वास पात्र के योग्य था, इसलिए अल्तुनिया को भटिंडा का शासक ही बनाया था और एतगीन को भी बनाया था। लेकिन इन्होंने ही क्या किया, विश्वासघात करके इसके पतन का मुख्य कारण बने। तो याद रखना है, उस समय भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने क्या किया, उस पर विद्रोह कर दिया। और इन्हीं विद्रोह के साथ साथ तुर्की सरदारों ने रजिया को धोखा दे दिया। जो तुर्की सरदार हुआ करते थे, जो उसके साथ थे, जो तुर्की गुलाम नहीं थे, जो तुर्की सरदार हुआ करते थे, वो क्या किए, रजिया को धोखा दे दिया और रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। इन सभी ने मिलकर क्या किया, उसे पकड़कर भटिंडा के किले में कैद कर दिया। किसको, रजिया सुल्तान को। और जब रजिया सुल्तान को यहाँ पर कैद कर लिया, और वहाँ पर दिल्ली में क्या हुआ, बहराम शाह को गद्दी पर दे दिया गया। तो बहराम शाह को क्या कर दिया गया, सिंहासन सौंप दिया गया। और इन्हीं सिंहासनों की वजह से, सिंहासन सौंपने के बाद बहराम शाह ने एतगीन को 2 वर्षों के अंदर में ही मृत्यु के घाट उतार दिया, एतगीन को। और ऐसा सोचकर अलपतगीन ने क्या किया कि उसको पता था कि उसको कुछ उच्च पदवी नहीं मिलने वाली है, इसी को सोचकर इन्हीं के बीच में क्या किया, अलपतगीन ने रजिया सुल्तान से शादी कर लिया। अब रजिया सुल्तान से अलपतगीन का शादी हो गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि अलपतगीन का शादी किसके साथ हुआ था, या रजिया सुल्तान का शादी किसके साथ हुआ था। तो उसमें ऑप्शन में याकूब भी आएगा, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग था, कुछ इतिहासकारों का कहना है। आगे देखते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, शादी करने के बाद अलपतगीन और रजिया ने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पर पुनः आक्रमण करके दिल्ली को पुनः हथियाएंगे और उस पर राज करेंगे। तो मार्ग में आते आते दोनों ने, रास्ते में आते आते ही कैथल के निकट कुछ हिंदू डाकुओं ने इन पर आक्रमण कर दिया, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान पर आक्रमण करके इन दोनों को मार दिया। कब, तो 1240 में कैथल में ही इन दोनों को डाकुओं ने, जो हिंदू डाके थे, उन्होंने हत्या कर दिया, और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है कि रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण जो माना जाता है उसकी स्त्री होना माना जाता है। हालांकि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उसका खंडन करते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा देखते हैं। तो चलिए रजिया सुल्तान का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो रजिया सुल्तान, इतिहासकार मिनहाज उस सिराज का कहना है कि उसमें वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। तो मिनहाज जी का कहना है क्या, कि उसमें वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए, जो कि एक इल्तुतमिश में था, कुतुबुद्दीन ऐबक में था। वही जो प्रशंसनीय गुण हैं, जो उसके कौशल हैं, उसका सेनापति का होना है, उसके साहस हैं, वो सभी गुण कहाँ हैं,
रजिया सुल्तान में भी विद्यमान है। तो वे उसके क्या है, एक गुण हैं। साथ में कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा कि रजिया की असफलता का जो मुख्य कारण माना जाता है वो इसका स्त्री होना माना जाता है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने उसका खंडन करते हुए उसकी व्याख्या क्या की उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन सम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। हालांकि वो हर जगह पर आक्रमण किया और सफल भी हुई। ओनली रणथंभौर और ग्वालियर में उसने असफलता प्राप्त की। तो ये बात याद रखिएगा। वह एक योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल और सैनिक योग्य सेनापति थी। तो कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी, सेम टू सेम किसके, इल्तुतमिश के जैसे। तो उसको स्त्री होना मुख्य कारण जो आक्रमण का जो उसके पराजय का माना गया वो गलत सिद्ध हुआ। आगे क्या कहा जाता है कि जहाँ तक स्त्री होकर शासक बनने का प्रश्न है, यह भारत में इस्लाम के समर्थकों के लिए एक नई बात हो सकती है। तो ये भारत में इस्लाम के जो समर्थक हुआ करते थे, जो आपके तुर्की सरदार हुआ करते थे, उनके लिए ये नई बात हो सकती है, परंतु इस्लाम के इतिहास में ये नई बात नहीं थी। क्योंकि इस्लाम के इतिहास में ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, तभी आपको पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। तो परंतु इस्लाम के इतिहास में मिस्र, ईरान और ख्वारिज्म के जो साम्राज्य हुआ करते थे वहाँ पर स्त्रियों का शासन हुआ करता था। तो स्त्रियाँ शासन सत्ता किया करती थी और कर भी रही थी उस समय। तो ये पॉइंट आप भी कुछ इतिहासकारों के द्वारा प्रकट किया गया, बताया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रजिया सुल्तान के बारे में। और रजिया सुल्तान की और जो योग्यताएँ थी वो हमने बता रख दिया कि रजिया सुल्तान क्या करती, सेम पुरुष के जैसे कपड़े धारण करती थी, मुंह को खोलकर चलती थी ताकि उनकी भावनाओं से लोग उसको देखें कि वो किस तरह की भावनाएं रखती है। साथ में वो लाल वस्त्र धारण किया करती थी, पगड़ी पहना करती थी, सेम टू सेम पुरुष के जैसे व्यवहार किया करती थी। और यही कारण था कि उसको स्त्री होना या स्त्री की वजह से उसका पतन होना ये मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता। ये बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये बात। ये थे रजिया सुल्तान के बारे में पूरा के पूरे अच्छे से डिटेल वीडियो। कल देखेंगे हम लोग मुइनुद्दीन बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद और आपके बलबन के बारे में। तो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य के गुलाम वंश का इतिहास खत्म होगा। इसके बाद हम लोग खिलजी वंश के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे अच्छे से। और अंततः हम लोग दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन और दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।